राजा विक्रम, इस बार हमारे सम्राट अशोक ने राज्य के कर में वृद्धि की है। आपको 1000 मुद्राएं के स्थान पर अब 2000 सोने के मुद्राएं कर के रूप में देना होगा। पर ये तो बहुत ज्यादा कर है। मैं अचानक अपनी प्रजा से दोगुना कर वसूल नहीं कर सकता। ये तो उनके साथ अन्याय होगा। ये सब हम नहीं जानते राजा विक्रम। ये सम्राट अशोक का आदेश है और उनके आदेश को ना मानने का अंजाम आपको भली भांति पता होगा। हाँ सैनिक, हमें पता है। हम समय पर सम्राट अशोक के दुगनी कर का भुगतान कर देंगे। तुम निश्चित होकर जाओ। उसके बाद वो सैनिक वहाँ से वापस अपने राज्य की तरफ जाने लगता है। पर राजा विक्रम की बेटी ये सारी बातें सुनकर भी चुप थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाती है और अपने पिता से बोलती है, पिताजी, आखिर ये सम्राट अशोक है कौन और आप उनसे इतना डरते क्यों हैं? यदि आपको दोगुनी कर नहीं देना है तो उनको साफ साफ मना कर देते। आप भी एक राजा हैं, आपको किसी की गुलामी करना शोभा नहीं देता। सम्राट अशोक राजाओं के राजा है बेटा। उनके जैसा इस धरती पर कोई नहीं। उनकी सेना इतनी बड़ी है कि वो पलक झपकते ही हमारे जैसे कई राज्यों को धूल में मिला सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो उन्हें इस तरह अचानक राज्य के कर में दोगुनी वृद्धि नहीं करनी चाहिए थी। यदि वो सच में इतने महान हैं, तो उन्हें अपने प्रजा के बारे में भी सोचना चाहिए। आखिर गरीब प्रजा दोगुनी कर कहाँ से लाएंगे? इसके पीछे जरूर कोई खास कारण होगा बेटा। वैसे आपको ये सब बातें अभी समझ नहीं आएगी। आप अपने कमरे में जाकर विश्राम कीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। राजा विक्रम के ऐसा बोलने पर राजकुमारी थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। अपने कमरे में जाकर राजकुमारी सम्राट अशोक के बारे में सोचने लगती हैं। मुझे इस सम्राट अशोक से मिलना पड़ेगा। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? ऐसे अचानक कोई राज्य के कर में दुगनी वृद्धि कैसे कर सकता है? अगर वो मुझे अकेले मिल गए तो मैं उसे उसकी नानी याद दिला दूंगी। सम्राट अशोक एक बहुत ही समृद्ध और न्यायप्रिय राजा था। वो हमेशा अपने प्रजा के लिए धर्म और सत्य का पालन करता था। वो जो भी करते थे उसके पीछे उनके प्रजा की भलाई ही होती थी। सम्राट अशोक बहुत ही कम उम्र के थे, पर उन्होंने कई राज्यों पर विजय हासिल कर रखा था। महाराज, आपने राज्यों के ऊपर जो दोगुनी कर लगाई है उसे सभी राजाओं ने तो स्वीकार कर लिया है, पर उससे कई राजा नाराज हैं। हाँ, हमें ये पता है मंत्री जी, पर हमने ये कर उनके ऊपर सोच समझकर ही लगाया है। उन्हें शुरुआत में तो थोड़ी कठिनाई होगी, पर अंत में सभी के लिए लाभदायक होगा ये। आपकी लीला अपरंपार है महाराज। आपकी योजना कोई नहीं समझ सकता, पर अब तो बता दीजिए महाराज। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हम अपने राज्य के जानवरों की तकलीफ दूर कर सके। वे लोग भी इस समय बहुत कष्ट झेल रहे हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? भला उन जानवरों का तकलीफ आपको कैसे पता? वो तो जंगल में खुशी खुशी रह रहे हैं। ये बात हमें इसलिए पता है मंत्री जी, क्योंकि जंगल का एक हाथी हमारा मित्र है जो हमें जंगल की सारी बातें बताता है। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो हम भी उस हाथी से मिलना चाहेंगे महाराज। हाँ अवश्य मंत्री जी, हम आपको कल ही उस मित्र से मिलवाएंगे। माँ, आज मैं जंगल घूमने जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। पर बेटा,
आप अपने पिताजी को भी ये बात बता दे। जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर भी होते हैं, उनसे आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए बिना उनकी आज्ञा के आप बिल्कुल भी जंगल मत जाना। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। और ये बात पिताजी को बिल्कुल भी मत बताना आप। अगर बता दोगी तो वो हमें कभी जंगल नहीं जाने देंगे। अच्छा, और जब उन्हें पता चलेगा तब क्या होगा? वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। नहीं नहीं, तुम उन्हें बताए बिना बिल्कुल भी नहीं जाओगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, आप बेकार में ही चिंतित हो रही हो। मैंने कहा ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। रानी के बार बार मना करने पर भी राजकुमारी उनकी एक न सुनती हैं और अपने रथ पे सवार होकर जंगल की तरफ जाने लगती हैं। दूसरी तरफ मंत्री और सम्राट अशोक अपने घोड़े पर सवार होकर उस हाथी से मिलने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ता है। राजा अशोक अपने मंत्री के साथ सीधे उस हाथी के पास पहुंच जाता है जो राजा का मित्र था। अरे कैसे हो मेरे प्यारे हाथी, जंगल में सब कुशल मंगल तो है ना? हो महाराज, सब कुशल मंगल तो है, पर पानी की समस्या का कोई हल नहीं निकला है। अभी तक सभी जानवरों को पानी पीने के लिए वही काली पहाड़ी का झील जाना पड़ता है महाराज। हाँ हाँ हाथी भाई, हमें पता है वो झील यहाँ से काफी दूर है और आप सभी को वहां तक जाने में काफी तकलीफ होती है, पर आप चिंता ना करो, इस जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब बनने वाला है जिससे सभी समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, तो इसलिए इस मूर्ख राजा ने राज्य का कर 2 गुना कर दिया है। मनुष्यों को कष्ट देकर इन जंगली जानवर पर धन लुटाने जा रहा है, मूर्ख कहीं का। वैसे हाथी भाई, ये मेरे मंत्री जी हैं, ये आपसे मिलने के लिए बड़े उत्सुक थे। आप दोनों धन्य हैं हाथी भाई, ऐसी दोस्ती मैंने पहली बार देखी है। भगवान आप दोनों की दोस्ती ऐसे ही बनाए रखे। हाँ। दूसरी तरफ राजकुमारी अपना रथ जंगल के बाहर में ही खड़ा कर जंगल की गहराइयों में चली जाती है और वापस जाने का रास्ता भूल जाती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रही है। अब मैं क्या करूँ? वापस राजमहल कैसे जाऊँ? ऐसा सोचते सोचते राजकुमारी वहाँ से आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने पर उसे राजा अशोक और उनका मंत्री एक पेड़ के नीचे बैठे हुए मिलते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अगर आज मुझे ये दोनों ना मिलते तो मैं तो जंगल में ही मर जाती। चलो इनके पास चला जाए, इनकी मदद से जंगल से बाहर निकल सकते हैं। हे युवक, आप दोनों कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? अच्छा, यही सवाल हम आपसे भी करना चाहते हैं राजकुमारी। पर आपको कैसे पता कि मैं एक राजकुमारी हूँ? कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं करते ना? आपके वेशभूषा से तो साफ पता चलता है कि आप किसी राज्य की राजकुमारी हैं और जंगल घूमने के चक्कर में वापस महल जाने का रास्ता भूल चुके हैं। हाँ, ये बात तो है, पर आपने अपना परिचय नहीं दिया। आप कौन हैं? देखने में तो आप भी एक राजकुमार लग रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमारी? आप इन्हें नहीं जानते? ये राजाओं के राजा सम्राट अशोक हैं। हाँ। अच्छा, तो ये है वो क्रूर और मूर्ख राजा अशोक। इसी ने सभी के नाक में दम कर रखा है। मैं तो इसे सबक जरूर सिखाऊंगी। अच्छा, तो आप है सम्राट अशोक। मेरी गुस्ताखी माफ करें महाराज। दरअसल मैंने आपकी वीरता के बारे में तो खूब सुना है, पर आपको कभी देखी नहीं थी, इसलिए मुझसे ये भूल हो गई। कोई बात नहीं राजकुमारी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। वैसे आपकी ये अदा हमें पसंद आई। आप हमें शर्मिंदा न करें महाराज, हम तो आपके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हैं। अच्छा, अब कृपा कर हमें इस जंगल से बाहर जाने में मदद करें।
उसके बाद राजा अपने साथ उस राजकुमारी को जंगल के बाहर उसके रथ के पास ले जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अगर आपने हमारी सहायता ना की होती तो आज हम इस जंगल में किसी न किसी जानवर का शिकार बन जाते। हाँ, अब आपको कुछ नहीं होगा राजकुमारी। अब निश्चिंत होकर अपने महल लौट सकते हैं। उसके बाद वो राजकुमारी अपने रथ में बैठकर राजमहल की ओर जाने लगती है। दूसरी तरफ राजा अशोक और उसका मंत्री भी अपने महल की ओर चल पड़ता है। वो घमंडी राजा तो मेरी सुंदरता देखकर जरूर ही मेरे प्यार में पड़ गया होगा। अब बस उसका रिश्ता आने का इंतजार है, फिर मैं उसकी रानी बनकर उसको अपना गुलाम बना लूंगी। मंत्री जी, हमें वो राजकुमारी पसंद आ गई है। हम रात भर उसकी यादों में सो नहीं पाए हैं। हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। अति उत्तम महाराज, हम आज ही विवाह का प्रस्ताव उस राजा विक्रम के पास भेजते हैं। वो जरूर मान जाएंगे। हाँ मंत्री जी, जल्द से जल्द कोई उपाय कीजिए, नहीं तो हम उनकी यादों में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मंत्री जी। उसके बाद मंत्री खुद वहां से सम्राट अशोक के विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा विक्रम के पास जाते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर उन दोनों का विवाह करा दिया जाता है। महारानी, हम राज्य के दौरे पर जा रहे हैं। हमें प्रजा से बात किए काफी दिन हो गए हैं। हम शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए। एक राजा का ये फर्ज है कि वो अपने प्रजा के सुख दुख में उनका साथ दे। मैं आपका इंतजार करूंगी महाराज, आप अपना ख्याल रखना। हमने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, जिसके कारण आप जैसी सुंदर और सुशील जीवन साथी मिला है हमें। हाँ, अब तुम्हें पिछले जन्म का ही सजा मिलेगा। बस अब थोड़ा सा सब्र करो। दूसरी तरफ रानी मंत्री के साथ मिलकर राजा को मारने की साजिश करने लगती है। सुनो मंत्री, अगर तुम्हें मेरे साथ मिलकर इस राज्य पर राज करना है तो उस राजा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अरे महारानी, मैं तो कब से इसी फिराक में था, पर अकेले ये सब करने में डर लग रहा था मुझे। पर अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ। हाँ, पर हम उस राजा को खत्म कैसे करेंगे मंत्री? वह हम दोनों से चतुर और बलशाली भी है। उसे खत्म करना बहुत ही मुश्किल काम है। अरे आप बिल्कुल चिंता ना करें महारानी, इसके लिए मेरे पास एक योजना है। बस हमें उस योजना के हिसाब से काम करना पड़ेगा। उसके बाद मंत्री अपनी योजना रानी को बता देता है और वे दोनों राजा के आने का इंतजार करने लगते हैं। महाराज, आखिर आप कब तक हम जानवरों के दुख को समझेंगे? कब हमारे लिए पानी की व्यवस्था करेंगे? क्या हम आपकी प्रजा नहीं हैं? अरे ऐसी बात नहीं है हाथी भाई, हमने आपकी समस्या का हल निकाल दिया है। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये देखो हाथी भाई, ये तालाब मैंने कल ही आप सभी के लिए बनवाया है। आप सभी को पानी पीने के लिए अब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे।
ये पानी हमारे लिए पानी नहीं बल्कि अमृत के समान है महाराज। ठीक है हाथी भाई, आप सभी इस अमृत का आनंद लीजिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। शाम के समय जब राजा वापस महल आता है तो वह देखता है कि रानी बहुत ही उदास है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ महारानी, आप रो क्यों नहीं हैं? आखिर बात क्या है? महाराज, जब आप राज्य के दौरे पर गए थे तब हमारे महल में एक साधु आए थे और उन्होंने कहा कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों कहा महाराज? आप रोना बंद करें महारानी। अगर उस विधाता को यही मंजूर है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? महारानी, हमें उस विधाता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। पर महाराज, उस ऋषि ने एक उपाय भी बताया था। उन्होंने कहा कि काली पहाड़ियों की घाटी में एक लाल रंग का दिव्य पुष्प है। यदि आप उस दिव्य पुष्प को ले आएं, तो मैं उसे खाकर माँ बन सकती हूँ महाराज। अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे महारानी। हम कल ही आपके लिए वो दिव्य पुष्प ले आएंगे। पर मुझे डर लग रहा है महाराज, कृपया कर आप वहाँ अकेले ना जाएं, अपने साथ अपने मंत्री को भी ले जाएं। ठीक है महारानी, आपको जैसा ठीक लगे। अब बस कृपया करके रोना बंद करें। अगले दिन सुबह वह राजा अपने साथ अपने मंत्री को लेता है और घोड़े पर सवार होकर काली पहाड़ियों की तरफ जाने लगता है। हमें वो पुष्प इसी घाटी में मिलेगा महाराज, पर वो उस गहरे खाई की तरफ होगा। हाँ मंत्री जी, मैं अभी जाता हूँ और उस खाई से वो दिव्य पुष्प लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर राजा उस खाई के अंतिम छोर की तरफ बढ़ता है और उसके पीछे चुपके चुपके वह मंत्री भी आता है। खाई के अंतिम छोर तक पहुँचते ही मंत्री राजा को पीछे से धक्का दे देता है, जिससे राजा उस खाई में गिर जाता है। अब जाइए महाराज, आप स्वर्ग से ही वो दिव्य पुष्प ले आना, जब तक मैं आपकी रानी और राज्य का अच्छे तरीके से ख्याल रखता हूँ। राजा को खाई में ढकेलने के बाद मंत्री वापस महल की तरफ चल पड़ता है। आपका काम हो गया महारानी, मैंने उस राजा को खाई के रास्ते सीधा स्वर्ग भेज दिया है। हाँ। क्या तुम सच कह रहे हो मंत्री? हमें तो तुम पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अगर ये सच है तो अब हम दोनों मिलकर इस पूरे राज्य पर राज कर सकते हैं। इधर मंत्री और रानी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस खाई में राजा गिरा था, वहाँ पर वह हाथी पहुँच जाता है। अरे ये तो हमारे राजा साहब हैं, पर इनका ये हाल किसने किया? ये इस खाई में कैसे आ गए? मुझे जल्दी से इन्हें उठाकर इनका इलाज कराना होगा। हाँ। उसके बाद वह हाथी राजा को उठाकर एक ऋषि के पास ले जाता है, जहाँ पर वह ऋषि राजा के शरीर पर कुछ जड़ी बूटी लगाते हैं, जिसके बाद वह राजा बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। अगर आज आप ना होते तो मैं जिंदा ना होता महाराज। धन्यवाद मुझे ना कहे राजन, आपकी जान आपके मित्र हाथी ने बचाया है। मैंने तो बस आपका उपचार किया है। अगर वो हाथी आपको उठाकर यहाँ ना लाता तो मैं आपकी जान बिल्कुल भी नहीं बचा पाता। हाँ महाराज, मैं तो उस हाथी का हमेशा से आभारी हूँ। उसने कई बार मेरी रक्षा की है, पर इस बार मेरे मंत्री ने ही मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है महाराज, बहुत बड़ा। नहीं,
छल केवल आपके मंत्री ने नहीं किया राजन, बल्कि आपकी पत्नी ने भी किया है, और इस कार्य में आपके मंत्री से ज्यादा बड़ा गुनहगार आपकी पत्नी है महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरी पत्नी मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, वो ऐसा नहीं कर सकती महाराज। अपनी आंखों से प्रेम की पट्टी को हटाइए राजन, और खुली आंखों से देखिए। एक स्त्री का मन बहुत ही साफ होता है, पर जब वो लालच और मोह में पड़ जाती है तो वो मनुष्य नहीं बल्कि देवताओं का भी सर्वनाश कर देती है। हाँ, मैं समझ गया हूँ बाबा। किसी से भी आंख बंद कर प्रेम करना हमें खाई में डुबो सकती है। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब मैं उन दोनों को उनके किए की सजा अवश्य दूंगा। महल जाकर देखता है कि वह मंत्री और रानी दोनों ही एक दूसरे में मगन हैं। महाराज, आप तो वह दिव्य पुष्प लाने गए थे ना? हाँ महारानी, मैं वो पुष्प लाने ही गया था, और मैंने वो पुष्प आपके लिए काल कोठरी में रख दिया है। अब आपको वो पुष्प काल कोठरी में ही मिलेगा। और हाँ मंत्री जी, आपके लिए भी हमने काल कोठरी का इंतजाम कराया है। अब आप दोनों हमेशा के लिए काल कोठरी में विश्राम कीजिए। चलिए जाइए। उसके बाद राजा उन दोनों को अलग अलग काल कोठरी में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी प्राणी की सहायता करते हैं तो वह ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता जरूर करता है। और हमें ये भी सीखनी चाहिए कि हमें किसी के भी ऊपर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह हमें कितना ही प्यारा क्यों न लगता हो। यदि हम आंख बंद कर भरोसा करते हैं तो हो सकता है कि वह एक दिन हमारे साथ छल करे और हमें सीधे नर्क के द्वार तक पहुंचा दे। इसलिए हमेशा सतर्क और सावधान रहें।